मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, डिस्कस करते हैं आज का लेक्चर नंबर 9 है, जो कि स्टैटिस्टिक्स का है। इको ऑनर सेमेस्टर 2 के लिए मेरे बच्चों। चलिए जी बच्चों, पिछली क्लास तक मैंने आपके साथ पॉइंट एस्टिमेशन डिस्कस किए थे। एस्टिमेशन का मतलब होता था किसी भी पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में कुछ अनुमान लगाना, एस्टिमेट करना। बट एस्टिमेशन मेरे दो टाइप के थे। एक था पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा था इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन पे हमने पिछली क्लासेस तक वर्क किया है। आज हम इंटरवल एस्टिमेशन पर वर्क करेंगे। एक्चुअली में जो पॉइंट एस्टिमेटर होता है आपका, वो एक पर्टिकुलर केस होता है इंटरवल एस्टिमेशन का। ये बात हम आगे चल के कभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भी हम इंटरवल एस्टिमेशन डिस्कस करते हैं तो उसके साथ एक टर्म अटैच होती है, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल, या कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन, या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक, या कोरस्पॉन्डिंग टू इंटरवल एस्टिमेशन। अब ये होता क्यों है, थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेशन। कुछ लोग यहां पे हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटिंग द कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस इंटरवल। इन सब चीजों के लमसम मीनिंग सेम ही होते हैं। तो जो पूरी यूनिट है आपकी, या जो पूरा जो पॉइंट है आपका 7.1, उन तीनों का मैंने क्या मुझे इस टॉपिक पे पढ़ाना है, वो मैंने आपको बात समझाई। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैं कह रहा था कि जब भी हम इंटरवल एस्टिमेशन डिफाइन करते हैं, हमेशा किसी कॉन्फिडेंस के साथ डिफाइन करते हैं। तो होता क्या है वो सुनिए। मान लीजिए एक्स आपके पास एक पॉपुलेशन है। लेट एक्स फॉलो सम पॉपुलेशन विद पैरामीटर थीटा। ठीक, आपसे पूछा जाएगा फाइंड करिए, फाइंड 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ थीटा। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि जब भी हम इंटरवल एस्टिमेट करते हैं तो हमेशा किसी कॉन्फिडेंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस लिखा जाता है उसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल फिक्स है। कैसे लिखा जाता है? 1 - अल्फा इंटू 100%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर, यहां पे जो मेरे बच्चों ये अल्फा होता है, इसकी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 होती है हमेशा। एक्चुअली इस अल्फा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं है। जब अगली यूनिट चलेंगी तो उसमें अल्फा का एक बहुत बड़ा रोल होगा। फिलहाल जो ये अल्फा है वो नंबर है, जो कि एक टाइप की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात भी हम अगली यूनिट में डिस्कस करेंगे। यहां पे ये एक नंबर है, लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, जैसे सपोज हम आपसे कह दें फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब होगा कि 1 - अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू 95। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू 0.05। आप समझ रहे हो? तो 95% अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल आपसे पूछा जाए किसी का भी, तो वहां से अल्फा की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो। क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखने का जो जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा 1 - अल्फा इंटू 100% लिखा जाता है। अब ये चीजें मेरे बच्चों वर्क कैसे करती हैं वो थोड़ा समझ। जैसे मान लीजिए आपको थीटा को एस्टिमेट करना है, तो यहां पे आपको थीटा का एक इंटरवल एस्टिमेशन बनाना है। जब आप थीटा का पॉइंट एस्टिमेटर बनाते थे तो आप सैंपल का एक फंक्शन बनाते थे, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आपको मिलती थी जब आप ऑब्जर्व सैंपल की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर डालते थे। लेकिन यहां पे क्या होगा, आपको थीटा के दो पॉइंट एस्टिमेटर बनाने पड़ेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? लेट थीटा 1 हैट एंड
थीटा टू हैट बी टू point estimators of theta such that theta 1 hat is less than equal to theta 2 hat for all samples। इसको थोड़ा आप बात समझिए। वो कह रहा है कि जो दो एस्टिमेटर्स आपने बनाए, थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट, ये तो एस्टिमेटर्स है, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन है। जितने भी पॉसिबल सैंपल्स हो सकते हैं आप चूज कर सकते हैं, चाहे विद रिप्लेसमेंट चाहे विदाउट रिप्लेसमेंट, जैसे मर्जी आप करिए। जितने भी सैंपल्स आप चूज कर सकते हैं, अगर मैं इन फंक्शंस में उन सैंपल्स की वैल्यू डालूं तो मुझे नंबर्स मिलेंगे। तो कंफर्म थीटा 1 हैट के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू मिलनी चाहिए थीटा 2 हैट के। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी आगे चलेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने क्या किया, इंटरवल एस्टिमेशन बनाने के लिए दो पॉइंट एस्टिमेटर बनाए, थीटा 1 हैट एंड थीटा 2 हैट, सच दैट थीटा 1 हैट इज लेस देन इक्वल टू थीटा 2 हैट फॉर ऑल सैंपल्स एंड द प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर दैट theta 1 hat is less than equal to theta is less than equal to theta 2 hat which is equal to 1 minus alpha and alpha is what, the above number जो भी आपको बताया गया। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर देते हैं, then we call, then the random interval theta 1 hat theta 2 hat is called 1 minus alpha into 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटर। ठीक है बेटा। अब यहां पे एक बात आप थोड़ा सा समझिए, यहां पे मैंने एक टर्म का इस्तेमाल किया है, रैंडम इंटरवल। हो सकता है ये जीवन में आपने आज पहली बार टर्म सुनी हो, रैंडम इंटरवल, क्योंकि इंटरवल तो आप पढ़ते हैं। इंटरवल में खास क्या बात होती है कि जो इंटरवल की बाउंड्रीज होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं, फिक्स होती हैं। लेकिन यहां पर जो इंटरवल आपको दिया गया है, थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट, दिस इज नॉट द फिक्स इंटरवल। इसकी जो बाउंड्रीज है, थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट, दे आर रैंडम वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द रैंडम सैंपल, इसीलिए मैं इसको एक रैंडम इंटरवल बोल रहा हूं। तो आप एक सैंपल लेके आएंगे, इस इंटरवल में डालेंगे, कोई इंटरवल बनेगा। दूसरा सैंपल डालेंगे, इस इंटरवल में डालेंगे तो कोई दूसरा इंटरवल बन सकता है। उसको हम कहेंगे इंटरवल एस्टिमेटेड वैल्यू। बट जब तक आप सैंपल ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करके वैल्यू नहीं डालते हो, तब तक ये एक रैंडम इंटरवल रहेगा। ठीक। तो अगर आप कैसे भी करके दो एस्टिमेटर्स बनाते हैं, थीटा 1 हैट एंड थीटा 2 हैट, और इक्वेशन नंबर स्टार को सेटिस्फाई करते हैं, तो कंफर्म जो रैंडम इंटरवल बनेगा थीटा 1 हैट टू थीटा 2 हैट इज कॉल्ड द 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटर ऑफ थीटा। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। अब जब आप एस्टिमेटर बना लोगे तो आपसे एस्टिमेट या एस्टिमेटेड इंटरवल एस्टिमेशन पूछा जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आप एक ऑब्जर्व सैंपल लेंगे, उस ऑब्जर्व सैंपल से थीटा 1 हैट और थीटा 2 हैट की वैल्यू डालेंगे। यह चीज मैं पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी सैंपल बन के आए, थीटा 1 हैट की वैल्यू कंफर्म लेस देन इक्वल टू होगी थीटा 2 हैट से। तो आपको एक इंटरवल एस्टिमेटर मिल जाएगा या इंटरवल एस्टिमेट मिल जाएगा थीटा का, विद द कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फा इंटू 100%। ठीक है। ये कहने का लिखने का एक्चुअली मेरे बच्चों एक तरीका हुआ करता है। ठीक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके मैं आपको चीजों को समझाता हूं। ठीक, देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन है मेरा, लेट
एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। एक नॉर्मल पॉपुलेशन है मेरे पास विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। सिग्मा स्क्वायर इज नोन का मतलब है कि सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरियंस ऑफ द पॉपुलेशन की वैल्यू मुझे पता है। तो जिस चीज की जिस पैरामीटर की वैल्यू आपको पता है उसको तो आप कभी एस्टिमेट करेंगे नहीं। जिस पैरामीटर की वैल्यू पता नहीं होती हम उसको एस्टिमेट करते हैं बच्चों। ठीक, क्वेश्चन है फाइंड 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। ठीक है जी। तो जब भी आपसे कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछा जाएगा किसी कॉन्फिडेंस के साथ, आपको इस फॉर्म में ही उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो अब आपको म्यू के लिए इंटरवल एस्टिमेशन चाहिए। तो मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको क्या बताया था कि आपको 2 पॉइंट एस्टिमेटर निकालने हैं सच दैट एक की वैल्यू दूसरे से छोटी हो। θ1 hat इज लेस देन इक्वल टू θ2 hat। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है जो मैंने अभी बोली, लेकिन जो प्रोसीजर है क्वेश्चन को सोल्व करने का वो ऐसे नहीं होता। वो कैसे होता है समझाता हूं। आप दो एस्टिमेटर ना बनाइए, आप सिर्फ एक एस्टिमेटर बनाइए अपने पैरामीटर का। लेकिन आप वैसे तो बहुत सारे एस्टिमेटर्स बना सकते हैं, लेकिन वो एस्टिमेटर आप चूज करिए जिसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। समझ गए? जिसका स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता हो। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पता होने से क्या होगा कि स्टैंडर्ड टेबल्स जो मुझे गिवन होती है वहां से मैं उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं या फाइंड आउट कर सकता हूं। तो अगर आप कोई आर्बिट्री एस्टिमेटर चूज करेंगे तो हो सकता है आप जो इक्वेशन नंबर स्टार आपको बनानी थी वो आप ना बना पाए। बट अगर आप एक ऐसा एस्टिमेटर चूज करते हैं जिसका स्टैंडर्ड बिहेवियर आपको पता है तो आप इक्वेशन नंबर स्टार इजीली बना सकते हैं। और अगर इक्वेशन नंबर स्टार इजीली बन जाएगी तो कॉन्फिडेंस जो कोफिशिएंट के साथ जो इंटरवल एस्टिमेशन है वो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मेरे बच्चों, अगर आपको इंटरवल एस्टिमेशन चाहिए पॉपुलेशन के मीन का म्यू का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप कोई भी मुझे एक पॉइंट एस्टिमेटर बता दीजिए पॉपुलेशन के मीन का जिसका स्टैंडर्ड बिहेवियर मैं कैलकुलेट कर सकूं। सर वो है सैंपल मीन। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो सैंपल का मीन भी नॉर्मल पॉपुलेशन को ही फॉलो करेगा। तो वहां से मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्रिएट कर सकता हूं और स्टैंडर्ड टेबल से मैं वैल्यू देख सकता हूं। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। लेट x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn बी ए रैंडम सैंपल, बी ए रैंडम सैंपल। ठीक है, तो जो सैंपल मीन बनेगा मेरे बच्चों 1/n समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n xi, दिस मस्ट फॉलो नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बाई n। ये चीज मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूं। ठीक, अब अगर आपको इसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बनाना हो तो x बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा बाई √n। नाउ दिस मस्ट फॉलो नॉर्मल 0, 1, जिसको आप सो कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट या जेड भी कहते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड है मेरे पास नॉर्मल 0, 1, तो प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के Z∝/2 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू Z∝/2 हमेशा बराबर होता है 1 - अल्फा के। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल्स मेरे से कहलवा रही है। हो सकता है आपने सेमेस्टर 1 में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, पढ़ी होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ी है तो मेरे बच्चों पढ़िए। देखिए मैं सेकंड सेमेस्टर में वो पढ़ा सकता हूं जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है। हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं साइड में आपके लिए लिख देता हूं, लेकिन लिख देने से अभी काम नहीं चलेगा। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा
स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल से आता है। अब एक बात बताइए, अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल जेड जो कि नॉर्मल 0 1 को फॉलो करता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो यहां पे जो ये रैंडम वेरिएबल आपने बनाया एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाय रूट एन, ये भी तो नॉर्मल 0 1 ही है ना, तो ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं ये कह दूं, द प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा बाई टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस के म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 1 - अल्फा। कैन आई से दैट? यस। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए सच दैट कुछ इक्वेशन नंबर स्टार जैसा बन जाए, मतलब जो पैरामीटर है वो बीच में आ जाए, जो एक एस्टिमेटर है वो लोअर लिमिट पे आ जाए, और जो दूसरा एस्टिमेटर है वो अपर लिमिट पे आ जाए। ये ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट पे जो आप एस्टिमेटर ले रहे हो उसकी वैल्यू कन्फर्म लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए जो अपर लिमिट पर आप एस्टिमेटर ले रहे हो। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक, चलिए सोल्व करते हैं। तो मेरे बच्चों, इस एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ा सा सोल्व करूं, तो सबसे पहले तो मैं सिग्मा बाई रूट एन की मल्टीप्लाई कर देता हूं तीनों तरफ। तो क्या मिलेगा, माइनस के जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन इक्वल टू एक्स बार माइनस के म्यू इज लेस देन इक्वल टू जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन बराबर हो गया 1 - अल्फा के। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ या तीनों जो पार्ट है मेरे, मैं माइनस के म्यू की मल्टीप्लाई करूंगा और सैंपल का मीन ऐड कर दूंगा। तो मेरे बच्चों, जो एक्सप्रेशन आएगा वो बन के कुछ ऐसे आएगा, एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू 1 - अल्फा। समझ गए बेटा? अब देखिए, सिग्मा नोन है, एन भी नोन है, जेड अल्फा बाई टू भी नोन है, तो दिस इज व्हाट, ए कांस्टेंट, एंड दिस इज पॉजिटिव, ए कांस्टेंट, दिस इज पॉजिटिव। तो ये जो लोअर लिमिट बनी एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ये तो हो गया थीटा वन हैट, और एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ये हो गया थीटा टू हैट। एंड ऑब्वियसली थीटा वन हैट की वैल्यू कंफर्म लेस देन इक्वल टू है थीटा टू हैट के। क्यों? क्योंकि जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन पॉजिटिव बनेगा, तो लोअर लिमिट में माइनस कर रहा हूं, अपर लिमिट में प्लस कर रहा हूं, तो भैया छोटा ही बनेगा। तो ये किस टाइप की फॉर्म आ गई? ये फॉर्म आ गई प्रोबेबिलिटी दैट थीटा वन हैट लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू थीटा टू हैट इज इक्वल टू 1 - अल्फा। समझ में आया? तो आप क्या लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन कोमा एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन। समझ गए? थीटा वन हैट कोमा थीटा टू हैट है। अब यहां पे एक्स बार रैंडम वेरिएबल है, तो लोअर लिमिट भी रैंडम वेरिएबल बनेगी, अपर लिमिट भी रैंडम वेरिएबल बनेगी, तो ये इंटरवल कैसा बनेगा, रैंडम इंटरवल बनेगा। नाउ दिस इज 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटर फॉर म्यू। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ही इसके अंदर आप वैल्यू डाल दोगे किसी सैंपल की, है ना, सपोज मान लीजिए आपने कह दिया कि सुधीर सर लेट स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू अप टू डॉट डॉट स्मॉल एक्स एन इज द ऑब्जर्व्ड सैंपल, इज द ऑब्जर्व्ड सैंपल एंड लेट जो एक्स बार है वो क्या वैल्यू ले रहा है, स्मॉल एक्स बार। सैंपल का मीन आपने निकाल दिया। देन स्मॉल एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन कोमा स्मॉल एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई टू इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टीमेट ऑफ म्यू। नाउ दिस इज प्योरली एन इंटरवल जिसकी लोअर लिमिट भी कांस्टेंट है और अपर लिमिट भी कांस्टेंट है मेरे बच्चों। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था इंटरवल एस्टिमेशन का। तो इंटरवल एस्टिमेटर जो होता है वो एक रैंडम इंटरवल होता है। जब एक सैंपल की वैल्यू आप डाल दोगे, ऑब्जर्व सैंपल की वैल्यू डाल दोगे, तो वो एक एस्टिमेटेड फॉर्म में आ जाएगा। एस्टिमेटेड मतलब लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल स्टूपिड सा एग्जांपल है, कोई आपसे पूछे इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट बताइए, तो आप उसको बोल सकते हो सुधीर सर इंडियन बॉयज की एवरेज हाइट ऐसे कैलकुलेट होगी कि आप एक सैंपल ले लीजिए, सैंपल का मीन निकाल लीजिए, जो भी सैंपल का मीन आएगा उसमें से 1 इंचेस माइनस और 1 इंचेस प्लस आप कर दीजिए। तो सैंपल मीन -1 इंचेस कोमा सैंपल मीन +1 इंचेस एक इंटरवल बन रहा है, बट ये रैंडम इंटरवल है। तो ये एस्टिमेटर है आपके पॉपुलेशन के मीन का। यहीं पे अगर मैं प्रॉपरली एक सैंपल लेके और मान लीजिए एवरेज हाइट आई 5 फुट 5 इंच, तो 5'4" से लेके 5'6" के बीच में हम ये बोलेंगे कि दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ द एवरेज हाइट ऑफ इंडियन बॉयज। तो एस्टिमेटर ऑब्वियसली एक फंक्शन होता है। एस्टिमेट या एस्टिमेटेड वैल्यू एक नंबर होता है, चाहे वो पॉइंट एस्टिमेशन में हमने काम किया हो या मेरे बच्चों हमने वो इंटरवल एस्टिमेशन में वर्क किया हो, दोनों सेम बात है बिल्कुल। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कॉन्फिडेंस लेवल, प्रिसीजन एंड द सैंपल साइज। ठीक, देखिए मेरे बच्चों, तो जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? 1 - अल्फा इंटू 100% इज द कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, मैंने बोला था ना, जब भी आप इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे हमेशा किसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। और वो होता है कॉन्फिडेंस लेवल जो इंटरवल बन के आता है वो 1 - अल्फा इंटू 100% से डिसाइड होता है। अब आती है इसमें प्रिसीजन की बारी। प्रिसीजन का यहाँ के मतलब होता है एक्यूरेसी। तो हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिसीजन का। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस का लेवल कम होता चला जाता है, कॉन्फिडेंस साइज कम होता चला जाता है, वैसे वैसे प्रिसीजन एफिशिएंसी बढ़ती चली जाती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर लेवल तक कॉन्फिडेंस लेवल या प्रिसीजन फाइंड करना चाहते हैं तो हमें कुछ मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल साइज रखना होता है, जिसकी वैल्यूज, जिसके फॉर्मूले हम आज क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां पे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक इंटरवल एस्टिमेशन निकाला जिसका कॉन्फिडेंस लेवल हमने डिस्कस किया 1 - अल्फा इंटू 100%। जो प्रिसीजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इस चीज के। एक्चुअली में जितना इंटरवल का कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा उसी के कोरस्पॉन्डिंग उसकी लेंथ बनेगी और उस लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ही प्रिसीजन आएगा। और उस प्रिसीजन को अटेन करने के लिए, फाइंड करने के लिए, लाने के लिए आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ सैंपल साइज रखना होता है। दिस इज योर रिक्वायर्ड सैंपल साइज। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए मेरे बच्चों, अभी हमने क्या किया था, हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था। क्या कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला था? एक्स बार माइनस Z∝/2 इंटू सिग्मा बाई √n कोमा एक्स बार प्लस Z∝/2 इंटू सिग्मा बाई √n। ये क्या था? 1 - अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल था। तो इसमें अगर हम एक टर्म डिफाइन करें, लेट W बी द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल।
कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो विड्थ है वो मान लीजिए हम W डिफाइन कर रहे हैं, तो कन्फर्म जो W मेरे पास होगा मेरे बच्चों वो 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन के बराबर होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रिसीजन है वो इस W के कोरस्पॉन्डिंग डिफाइंड होता है, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी वो आपको मेरे बच्चों अल्फा दे देता है, अल्फा दे देगा मतलब कॉन्फिडेंस का लेवल दे देगा, सैंपल का साइज दे देगा और पूछेगा विड्थ बताइए या प्रिसीजन बताइए, है। या फिर कभी कभी विड्थ दे देगा, प्रिसीजन दे देगा और बोलेगा इतना विड्थ रखने के लिए, इतना प्रिसीजन रखने के लिए सैंपल का साइज कम से कम कितना होना चाहिए। तो कुल मिला के इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो आपके सामने लिखा है बाय द इक्वेशन नंबर डबल स्टार, वेरी सिंपल। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, समझाता हूं अभी पहले आपको। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो अंडर रूट ऑफ एन जो मेरा बनेगा वो 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई डब्ल्यू बनेगा। थोड़ा सा और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो एन की वैल्यू बनेगी वो 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कभी कभी जो ये राइट हैंड साइड है आपकी 2 इंटू जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर, ये इंटीजर नहीं बनती, ये फ्रैक्शन में बनती है ना। अब ये लिख तो दिया मैंने एन के बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन के बराबर है, बट एन क्या है? सैंपल का साइज विच इज प्योरली ए इंटीजर। अब जो यहां पे राइट हैंड साइड लिखी है ये तो इंटीजर है नहीं, तो हम नियरेस्ट इंटीजर चूज नहीं करते, एन को हम लार्जेस्ट इंटीजर चूज करते हैं। बी केयरफुल, नियरेस्ट इंटीजर चूज नहीं करते, क्या करते हैं? लार्जेस्ट इंटीजर चूज करते हैं। इसका मतलब हुआ जो आप एन चूज करेंगे वो कन्फर्म ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई डब्ल्यू का होल स्क्वायर। तो बच्चों केयरफुल रहिएगा, जनरली कोई फ्रैक्शन नंबर होता है और आपको वहां से कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर अगर चूज करना होता है तो आप नियरेस्ट इंटीजर चूज करते हैं। अगर यहां पे मान लीजिए आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू है 3.00001, तो 3 नहीं चूज करेंगे, आप क्या चूज करेंगे? 4 चूज करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट चूज नहीं करना है, लार्जेस्ट चूज करना है जो बड़ा होगा और इसके पास होगा। तो छोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक, जैसे चलिए एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं यहां पे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? लेट W इज इक्वल टू 10, अल्फा इज इक्वल टू 5%। तो आपको W दे दिया, अल्फा दे दिया, रिक्वायर्ड सैंपल साइज आपसे पूछ लिया। यहां से क्वेश्चन मैं अभी लूंगा आपके आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, तो केयरफुल रहिए। तो सबसे पहले तो अगर अल्फा 5% है तो आपको निकालना पड़ेगा जेड अल्फा बाई 2, जो कि टेबल से आएगा 1.96, एंड सिग्मा भी यहां पे मैंने दे दिया, सपोज 25, ये मैंने दे दिया, सपोज दे रखा है 25। ठीक है, चलिए। तो मेरे बच्चों अकॉर्डिंग टू रूल n इज इक्वल टू वॉट? 2 इंटू जेड अल्फा बाई 2 विच इज 1.96 इंटू सिग्मा 25 डिवाइडेड बाय n, ये रहा सिग्मा डिवाइडेड बाय w। w किसके बराबर है? 10 का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों वैल्यू आ रही है 96.04। अब बी केयरफुल, n की वैल्यू आ रही है 96.04, तो इसका जो नियरेस्ट इंटीजर होगा वो तो 96 होगा, बट हेयर यहां पे जो आप वैल्यू चूज करेंगे n, वो कितनी चूज करेंगे? 97। बस एग्जाम में ये गलती मत कर दीजिएगा कि सर जो नियरेस्ट है वो 96 है तो मैं 96 ले लेता हूं। नहीं, आप 96 नहीं ले सकते, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हमें चूज करनी होती है, नियरेस्ट पॉसिबल वैल्यू चूज नहीं करनी होती है, लार्जेस्ट वैल्यू चूज करनी होती है। चलिए सिंपल है मेरे बच्चों, होप सो यहां तक समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऐसी, बस चीजों को आपको समझना है। हालांकि ग्रेजुएशन में
उतना समझने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का जो टेबल है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर सारी चीजें मेरे बच्चों बहुत आसान है। ठीक है, तो ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा हूं वीडियो को, ज्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं कर रहा हूं। डीपली डिस्कशन, जो नॉलेजेबल चीजें होती हैं वो हम तब डिस्कस करते हैं जब आप एमए के लिए तैयार होते हैं। अगर आप एमए के लिए तैयार नहीं होना चाहते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल चीजें पढ़िए, एग्जाम में जाइए, दे के पास होके अपना जो करना है वो करिए आप। ठीक है, चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, अच्छे वाले क्वेश्चंस मैं जरूर लूंगा आपसे। अच्छे का मतलब होता है जिनसे कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अच्छे का मतलब होता है जो एग्जाम में आते हैं, वो अच्छे से मतलब होता है। अच्छे का मतलब ये नहीं कि सर बहुत टफ क्वेश्चन है। बेटा टफ क्वेश्चन अगर करवाने हैं तो मेरे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, आप करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। बट उससे मतलब नहीं कर रखता हूं मैं रखता हूं आपको क्या जरूरत है। तो आपको मेरी जितनी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जितनी नॉलेज की जरूरत है उतनी आपको दी जा रही है। तो हो सकता है कहीं किसी दूसरे कोर्स में आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत होगी तो ज्यादा दिया जाएगा। यहां पर जितने की है उतना आपको दिया जा रहा है। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन लेते हैं। कंसिडर ए नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन विद ए वैल्यू ऑफ सिग्मा नॉन। ठीक है, तो वही बात है, सिग्मा उसने नॉन कर दिया क्योंकि उतना कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, फिलहाल तो नहीं है। सबसे पहले ये पार्ट है, व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर द इंटरवल एक्स बार प्लस माइनस 2.81 इंटू सिग्मा बाई रूट एन। तो कॉन्फिडेंस का लेवल आपसे पूछा हुआ है, जबकि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको दिया है। व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर द इंटरवल डिफाइंड एज दिस। तो क्या इंटरवल है मेरे बच्चों, आपके पास जो एक्चुअली में जो इंटरवल दे रखा है वो एक्स बार माइनस के 2.81 इंटू सिग्मा बाई रूट एन से लेके एक्स बार प्लस 2.81 इंटू सिग्मा बाई रूट एन दे रखा है। बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा हुआ है कॉन्फिडेंस लेवल बताइए। तो कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, 1 - अल्फा इंटू 100%, ये होता है। इसके लिए आपको अल्फा चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आप इसके लिए आपको अल्फा चाहिए तो जरा देखो, आप यहां से अल्फा कैसे निकाल सकते हैं जो इंटरवल दिया है। सर यहां से तो मैं अल्फा नहीं निकाल सकता, लेकिन यहां से एक चीज निकल सकती है। क्या, अगर मैं इसका कंपैरिजन कर दूं स्टैंडर्ड प्रोसीजर से। स्टैंडर्ड क्या था, एक्स बार Z α/2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन एक्स बार प्लस Z α/2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन। अगर मैं इससे कंपैरिजन कर दूं तो मेरे बच्चों मुझे क्या मिलेगा, Z α/2 इज इक्वल टू 2.81, यहां से मुझे मिलेगा। ठीक, अब ये सारा खेल स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की जो टेबल है उससे आपको मेरे बच्चों देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, एक्चुअली में वो यहां पे ये कहना चाह रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू Z α/2 इज इक्वल टू है 2.81। तो वहां पे आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की जो टेबल है, या ये जो टेबल आपको मिलेगी, इसके बारे में आपको डिस्कशन करना होगा। या आप ऐसे मत करिए इसको, ऐसे कंफ्यूजन और बढ़ सकता है। मैंने इसको हटा ही दिया क्योंकि वो आपकी जो अपर लिमिट है उसने डिफाइन नहीं किया है, एरिया अंडर द कर्व डिफाइन नहीं किया है, उसने डायरेक्ट वैल्यू आपको दे दी है। तो आप यहां से α/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो मेरे बच्चों। तो α/2 जो यहां से आपको मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0.0025। एक्चुअली मैं ये समझाना चाह रहा था मैं आपको कि ये जो वैल्यूज आपकी डिफाइन की गई हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई है कि प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू 2.81 इज इक्वल टू बनेगा द 1 - अल्फा। समझ गए, और α/2 आपको इसके बराबर दे रखा है, तो दिस इज नथिंग बट 95% या 0.95। खैर वो यहां की बात नहीं है, आप इसको यहां पे इग्नोर मार देंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ना है। तो यहां से आपको टेबल से α/2 मिल गया, α/2 मिल जाएगा तो अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी 0.05। ठीक है, अब यहां से आपको 1
अल्फा इंटू 100% कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड विच इज इक्वल टू 99.5%। समझ रहे हो बेटा? ये मेरे बच्चों, सॉरी गलती होगी, 99.5% है ये, ठीक है। चलिए वो तो टेबल से आपको मिल जाएगा। तो जो ए ऑप्शन है मेरा, जो ए जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? व्हाट इज द कॉन्फिडेंस लेवल फॉर द इंटरवल एक्स बार प्लस माइनस 1.44 इंटू सिग्मा बाई रूट एन। तो कुछ नहीं करना, अब यहां पे डायरेक्ट आपका जो जेड अल्फा बाई 2 है वो किसके बराबर है? 1.44। तो मेरे बच्चों यहां पे आपका डायरेक्टली जो अल्फा बनेगा वो 0.15 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 - अल्फा इंटू 100% इज वॉट? 85%। तो पहले वाले में 99.5% पे हम लोग बात कर रहे थे, अब हम 85% पर बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा बचे हैं अभी क्वेश्चन और, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पेज ऐड कर देते हैं। चलिए जी, सी क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू ऑफ जेड अल्फा बाई टू, व्हाट वैल्यू ऑफ जेड अल्फा बाई टू इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर्मूला। ये जो 7.5 आपकी बुक में लिखा है, ये वो जर्नल फॉर्मूला है। कौन से वाला जर्नल फॉर्मूला है जिसके बारे में हम बात करते हुए चल रहे थे? वो ये वाला फॉर्मूला है। तो जर्नल फॉर्मूले की वो बात कर रहा है यहाँ पे आपसे, सी पार्ट में, ठीक है। तो व्हाट इज द व्हाट वैल्यू ऑफ जेड अल्फा बाई टू इन टीआई फॉर्मूला 7.5 रिजल्ट इन ए कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99.7%। तो ये वो बात चल रही थी जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी थी, ठीक है। चलिए, एक्चुअली यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो जेड की जो टेबल है ना, वो 3-4 तरीके से वो डिफाइन करता है। आप कोई भी एक तरीके से याद कर लीजिए। अब हमें 3-4 तरीके से याद रहती है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन से वाला फॉर्मूला हम लगाएं। ये एक छोटा सा प्रॉब्लम कभी कभी आ जाता है टीचर के सामने। चलिए, तो अब वो जेड अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू है वो पूछ रहा है आपसे, और कॉन्फिडेंस उसने दे दिया 99.7%। चलिए तो फिर अपने फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं मेरे बच्चों। तो यहां पे वो कहना चाह रहा है कि जेड अल्फा बाई 2 आपको फाइंड करना है, जबकि 1 - अल्फा इंटू 100% इज इक्वल टू किसके बराबर है? 99.7% के, आई थिंक, हाँ 99.7% के बराबर है। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 - अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू 99.7, ठीक है मेरे बच्चों। नाउ अब अगर आप इसको अल्फा के लिए कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मुझे जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो मेरे बच्चों ये आप जैसे मर्जी आप कैलकुलेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से ये दिस इज 0.3, नहीं 0.3 नहीं बनेगा शायद। अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू मेरे हिसाब से बननी चाहिए अल्फा, एक मिनट, 100 - 100 अल्फा इज इक्वल टू 99.7। तो 100 अल्फा इज इक्वल टू 0.3, तो अल्फा इज इक्वल टू 0.003, ये बन रहा है पॉइंट, हाँ 0.003 के लमसम ही बनना चाहिए, ठीक है। अब यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना जेड अल्फा बाई 2, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर बनेगा, अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर बनेगा। ये चीज आप टेबल से एक बार कंफर्म कर सकते हो, ठीक है बेटा। अगर थोड़ी बहुत कोई मिस्टेक लगे आपको कैलकुलेशन में तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए, अब इसके डी पार्ट में जाते हैं। आंसर द क्वेश्चन पोस्टेड इन पार्ट सी फॉर द कॉन्फिडेंस लेवल 75%। अब 75% पे आ गया, इसका मतलब अब 1 - अल्फा इंटू 100% इज इक्वल टू कितना हो गया? 75%। तो यहां से जो आपकी अल्फा की वैल्यू है वो 0.25 आ जाएगी। तो यहां से आपका जेड अल्फा बाई 2 जो बनेगा वो जेड 0.125 किसके बराबर बनेगा?
1.15 के बराबर आपकी वैल्यू बनेगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा टिपिकल टास्क इसमें जो है मुझे नहीं लग रहा है बच्चों। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू 0 0, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है इनमें। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू द ट्रू एवरेज या पॉपुलेशन मीन। रीजंस ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इन हजार्ड फॉर ऑल टेनिस रैकेट्स ऑफ ए सर्टेन टाइप। तो एक इंटरवल जो म्यू का दिया है वो है 114.4 से लेके 115.6 तक। एक दिया है 114.1 से लेके 115.9 तक। क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सैंपल मीन रीजंस फ्रीक्वेंसी। सैंपल का मीन आपको बताना है मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना होता। अगर आपको सैंपल का मीन कैलकुलेट करना है तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की बाउंड्री है उसका ये एवरेज होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो दिया गया है उसका जो एवरेज होता है वो सैंपल मीन होता है। आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। देखिए कैसे। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या था? एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन। ये अपर लिमिट है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कॉन्फिडेंस एस्टिमेशन की। ये लोअर लिमिट है। दोनों का जरा एवरेज कर दो। जब आप एवरेज करोगे ना इन दोनों का, तो a प्लस बी बाई टू करोगे, तो a प्लस बी बाई टू करोगे तो 2x बार बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स बार ही तो बचेगा। तो सैंपल मीन कैसे निकलेगा? जब आप बाउंड्रीज का एवरेज कर दोगे। तो यहाँ पे जो आपका सैंपल मीन जो रिक्वायर्ड होगा मेरे बच्चों, दैट इज 114.4 प्लस 115, या 115 ही है ना? हाँ, 115.6 डिवाइडेड बाय 2। सोल्व करोगे तो 115 आपका बन के आएगा। सिंपल है बिल्कुल। चलिए, अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या है? बोथ इंटरवल्स वर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सेम सैंपल डाटा। ओके, द कॉन्फिडेंस लेवल for one of these intervals is 90% and for the other is 99%. Which of the interval has 90% confidence level and why? तो मेरे बच्चों 90, एक कह रहा है कि एक 99% है और एक कह रहा है एक 90% है। तो 90% वाला जो इंटरवल है वो इंटरवल है फर्स्ट वाला, 114.4 कोमा 115.6। क्यों है ऐसा? बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जो सेकंड वाला जो मेरा इंटरवल एस्टिमेशन है उसकी विड्थ ज्यादा है, उसकी विड्थ ज्यादा है। आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो उसकी विड्थ ज्यादा है। तो जिसकी विड्थ ज्यादा ज्यादा होती है उसका कॉन्फिडेंस का जो इंटरवल होता है वो बड़ा होता है। अब यहां पे दो ऑप्शन थे आपके पास, 90 और 99%। तो ऑब्वियसली बात है जो छोटा विड्थ वाला होगा वो आपको कुछ इस तरीके से वर्क करके देगा। तो मैं लिख सकता हूं द इंटरवल 114.4 टू 115.6 हैज 90% कॉन्फिडेंस लेवल। द हायर द कॉन्फिडेंस लेवल द वाइडर द इंटरवल है। ये मतलब ये रूल है, कहीं शायद आप अगर किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिल भी जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सपोज दैट ए रैंडम सैंपल ऑफ 50 bottles of a particular brand of कफ सिरप, कप सिरप शायद इसको प्रोनाउंस करेंगे, इज सेलेक्टेड एंड द एल्कोहल कंटेंट ऑफ ईच बोतल इज डिटरमाइंड। ठीक है, लेट म्यू डिनोट द एवरेज एल्कोहल कंटेंट फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ ऑल बोटल्स ऑफ द ब्रांड अंडर स्टडी। जिस स्टडी कर रहे हो उसका म्यू जो है एवरेज है।
सपोज दैट द रिजल्टिंग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 7.8 से लेके 9.4 तक। तो मेरे बच्चों कितना दिया है, एक मिनट, 95%, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 7.8 टू 9.4, ये दिया है आपको। ठीक है, ए पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, वुड ए 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस सेम सैंपल हैव बीन नैरोड और वाइडर देन द गिवन इंटरवल, एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए मेरे बच्चों, 90% जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आपको ये दे रखा है। अब अगर आपको 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए तो जो विड्थ हो जाएगी वो नैरो हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाइडर नहीं होगी। क्योंकि जैसे जैसे इंटरवल की रेंज वाइडर होती चली जाती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता चला जाता है, प्रिसीजन कम होती चली जाती है। बी केयरफुल, प्रिसीजन कम होती चली जाती है बट जो कॉन्फिडेंस लेवल है आपका वो इंक्रीज होता चला जाता है। एक्चुअली ये रिवर्स रिलेशन होता है इसमें। हो सकता है अभी आपको लगे कि सर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ रहा है तो प्रिसीजन कम कैसे हो जाएगी, वो कभी डिटेल्ड डिस्कशन बाद में हो सकता है, बट फिलहाल के लिए समझ लीजिए उसमें जो है रिवर्स रिलेशनशिप होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो 90% पे है मेरा जो है वो एक नैरो इंटरवल बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी पार्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या, देयर इज ए 95% चांस दैट म्यू इज बिटवीन दिस एंड दिस, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट। देखिए मेरे बच्चों, बी जो क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आंसर है द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, वो एक्चुअली क्या कह रहा है, बी पार्ट को अगर आप गौर से समझे, वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू, कितना था, 95। ठीक, वो कह रहा है कि क्या इस चीज का ये मतलब है कि म्यू लाइज बिटवीन 7.8 टू 9.4 इज 0.95। आंसर है नो, क्योंकि म्यू एक पैरामीटर है, म्यू एक कांस्टेंट है। अगर म्यू एक वेरिएबल होता लाइक एक्स, तो जो स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट होता। अब जो म्यू है वो कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है, वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो तो कांस्टेंट है। अब या तो पैरामीटर की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाई करेगी या तो नहीं करेगी, समझ गए, या तो करेगी या तो नहीं करेगी। अब आप पूछ सकते हैं सुधीर सर, ये प्रोबेबिलिटी दैट म्यू लाइज बिटवीन दिस टू दिस अगर 0.95 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, वो मैं अभी आगे की क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल तो जो मेरे बच्चों जो बी स्टेटमेंट लिखा है वो करेक्ट नहीं है। ठीक, अगला क्या है, सी पार्ट क्या है मेरे बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement, we can be highly confident that 95% of all bottles of this type of syrup have an alcohol content that is between 7.8 and 9.4. Is this statement correct? Also not correct. ये भी बिल्कुल सेम बाय द सेम लॉजिक है। हम यहां ये कह ही नहीं रहे हैं कि कितने परसेंट चांसेस है कि एवरेज वैल्यू 9.8 या 7.8 और 9.4 के बीच में लाई करेगी, हम ये कह ही नहीं रहे हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए, तो जो डी है मेरे, सी है मेरे बच्चों, दिस इज नॉट करेक्ट। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, नॉट करेक्ट। ठीक है, चलिए डी पे आते हैं। डी का क्या रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द process of collecting a sample of size 50 and then computing the corresponding 95% interval is repeated 100 times, is repeated
100 times 95 of the resultant interval will include mu. Is the statement correct? ये है आंसर यस। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम है। फिर से पढ़िए सवाल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इफ द प्रोसेस ऑफ collecting a sample of size 50 and then computing the corresponding 95% intervals is repeated 100 times। अब ये 95% इंटरवल्स नहीं होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था 100 इंटरवल्स। अगर हम बनाएं उसमें से 95 इंटरवल्स ऐसे होंगे जो ट्रू वैल्यू को अपने अंदर कंटेंड करेंगे। समझ गए? तो मेरे बच्चों, जो डी ऑप्शन है ये भी आपका नॉट करेक्ट है। बस एक छोटी सी गलती इसने यहां पे कर दी। अगर 95% इंटरवल्स की बजाय वो 95 सैंपल्स की बात करता तो स्टेटमेंट करेक्ट बन जाता। वेरी सिंपल। इन तीनों क्वेश्चंस का जो जवाब है बी सी डी, वो आपको आगे की क्लासेस में या आज की ही क्लासेस में आगे मैं शायद आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जब मैं ये डिस्कस करूंगा कि एक्चुअली में इंटरवल एस्टिमेशन का क्या मतलब होता है। तो अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं ये तीनों चीजें, तो आप थोड़ा सा एक बार उसको पढ़िएगा, समझिएगा। फिर से जब आओगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सुधीर सर ने ऐसा क्यों बोला है। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज्यूम दैट द, क्या लिखा है, हेलियम पोरोसिटी इन परसेंटेज ऑफ कोल सैंपल taken from any particular seam is normally distributed with true standard deviation 0.75। इसका मतलब सीधा सीधा डाटा जो रिकॉर्ड किया गया है वो ले लेते हैं। वो कह रहा है जो रैंडम वेरिएबल है x इज फॉलो नॉर्मल विद पैरामीटर मीन म्यू एंड वेरिएंस 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। ठीक, चलिए अब सबसे पहला है, कंप्यूट ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू एवरेज porosity of a certain seam if the average porosity for 20 specimens from the serum was 4.85। तो सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। सबसे पहले तो मेरे बच्चों क्या दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है 20, एंड जो एवरेज दिया हुआ है मुझे, एवरेज किसके बराबर दिया है, सैंपल मीन है 4.5, नहीं नहीं 4.85 के बराबर, 4.85 के बराबर। ठीक है, तो आई थिंक सारी वैल्यूज मिल गई आपको। अच्छा, जेड अल्फा, अल्फा कहीं दिया है, हाँ, अल्फा इज इक्वल टू 0.05। समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछ रहा है, तो 1 माइनस अल्फा इंटू 100 इज इक्वल टू 95। तो अल्फा की वैल्यू 0.05 आपको मिलेगी। अब यहां से आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होगा, जेड अल्फा बाई 2। तो चलो पहले अल्फा बाई 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा बाई 2 किसके बराबर होगा, 0.025। तो मेरे बच्चों, जेड अल्फा बाई 2 की जो वैल्यू आपको मिलने वाली है इस केस के अंदर, वो मिलेगी आपको 1.96। ठीक है, तो सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी। नाउ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ऐसे निकलते हैं। प्लस करोगे अपर लिमिट आ जाएगी, माइनस करोगे लोअर लिमिट आ जाएगी। तो यहां पे मेरे बच्चों एक्स बार किसके बराबर दिया है, एक्स बार दिया है 4.85। ओके, नाउ प्लस माइनस 1.96। ओके, इंटू सिग्मा किसके बराबर है 0.75। ओके, डिवाइडेड बाय रूट एन, यानी कि अंडर द रूट ऑफ 20। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे 4.85 प्लस माइनस 0.33, यानी कि जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे बच्चों 4.52 कोमा
5.18, ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बन के आ जाएगा। तो पहला मेरा यही सवाल था, कंप्यूट ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू एवरेज porosity of a certain seam if the average porosity of 20 specimens from the seams was 4.85। ठीक है, चलिए अब इसके हम बी पार्ट पे आते हैं। बी में क्या करा है, कंप्यूट ए 98% ट्रू एवरेज अनदर बेस्ड ऑन द 16 विद द सैंपल एवरेज, मतलब डिजिट चेंज करिए सारी, मैं लिख लेता हूं एक बार मेरे बच्चों। यहाँ पे अगर आप बी ऑप्शन को देखेंगे तो मेरा जो सैंपल मीन है वो बराबर है 4.56 के। ओके, एन की वैल्यूज कितनी है, 16 है, और सिग्मा अभी भी 0.75 के है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है मेरी 2% ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 0.02, दैट मीन्स अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0.01, दैट मीन्स जेड अल्फा बाई 2 जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए विच इज 2.33। तो दिस इंप्लाइज कॉन्फिडेंस इंटरवल इज किसके बराबर बनेगा मेरे बच्चों, 4.56 प्लस माइनस 2.33 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16, इससे बनेगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे, लोअर बाउंड्री पे 4.12 और अपर बाउंड्री पे 5.00, मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए अब सी पार्ट देखते हैं क्या है। हाउ लार्ज ए सैंपल साइज इज नेसेसरी, how large a sample size is necessary if the width of the 95% interval is to be 0.04 या 0.4। ठीक है, चलिए तो यहां पे भी कुछ कुछ इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों दे रखी है आपको। सबसे पहले तो विड्थ W किसके बराबर दी है, 0.4, 0.40। ठीक है, और मेरे बच्चों जेड अल्फा बाई 2 इसके बराबर आ जाएगा 1.96। क्यों, क्योंकि 95% दे रखा है ना, अल्फा की वैल्यू 0.05, तो जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला, नाउ एन किसके बराबर था, 2 इंटू जेड अल्फा बाई 2 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय डब्लू का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज 2 इंटू 1.96 इंटू सिग्मा किसके बराबर है 0.75 डिवाइडेड बाय डब्लू, डब्लू किसके बराबर है 0.40। मेरे बच्चों इसका करिए स्क्वायर, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 54.02। तो मेरे बच्चों n इज इक्वल टू 55। ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने बोला था कि नियरेस्ट इंटीजर नहीं लेना है, लार्जेस्ट इंटीजर लेना है। तो मिनिमम सैंपल साइज मुझे इतना चाहिए जो आपके सामने लिखा है। ठीक, एक और शायद इसका एक क्वेश्चन रह गया, डी, व्हाट सैंपल साइज इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द ट्रू एवरेज पोरोसिटी टू विद इन 0.2 विड्थ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब जो चीजें हैं वो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हो रही है, मतलब चेंज भी नहीं हो रही है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो W है वो थोड़ा उसने चेंज कर दिया, तो D की सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूं। W कितना है मेरे पास, W 0.2, 0.2, और मेरे बच्चों N मुझे फाइंड करना है, तो दिस इज, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी क्या, द सैंपल साइज इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द एवरेज टू विद इन 0.2 विद 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए तो n की वैल्यू जो मेरी बनेगी मेरे बच्चों, 2 इंटू 2.58 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाय 0.2 का होल स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी नियर बाई जो भी वैल्यू इसकी होगी
आप एक बार उसको चूज कर लीजिएगा मेरे बच्चों, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, चलिए। तो होप सो मेरे बच्चों समझ में आया होगा। अच्छा, और क्वेश्चन रह गया, चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी ले लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम जो इंटरवल एस्टिमेशन करते हैं वो सिमेट्रिक करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इसी बात पे बेस्ड है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप सिमेट्रिक इंटरवल एस्टिमेशन ही करें, आप एसिमेट्रिक इंटरवल एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, दैट अल्फा 1 is greater than 0, alpha 2 is greater than 0 such that alpha 1 plus alpha 2 is equal to alpha। तो अब तक हम क्या करते हुए आए थे, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 था। अब हमने उसको हटा के एक नया कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम एसिमेट्रिक कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर अल्फा 1 0 से बड़ा है, अल्फा 2 0 से बड़ा है, such that alpha 1 plus alpha 2 is equal to alpha, then probability that minus के z alpha 1 is less than equal to something is less than equal to z alpha by 2 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। बिल्कुल ऐसा होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल में, या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट की टेबल में आप ऐसा देख सकते हो। वो कह रहा है कि यूज दिस इक्वेशन टू derive a more general expression for a 1 minus alpha into 100% confidence interval for mu of which the interval 7.5 is a स्पेशल केस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए सिंपल है। ए पार्ट पे वर्क करते हैं। उसने क्या कहा है, उसने कहा है प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा 1 लेस देन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन जेड अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। जो बिल्कुल प्रोसीजर आपको समझाया था, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट माइनस के जेड अल्फा 1 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन एक्स बार माइनस के म्यू इज लेस देन जेड अल्फा 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा। लिख लिया। अब तीनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक्स बार को ऐड कर दीजिए, तो मेरे बच्चों क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस जेड अल्फा 1 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज लेस देन म्यू इज लेस देन एक्स बार प्लस जेड अल्फा 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। मिल गया सिंपली। तो अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, अब आप कहोगे सुधीर सर एक्स बार माइनस जेड अल्फा 1 इंटू सिग्मा बाई रूट एन कोमा एक्स बार प्लस जेड अल्फा 2 इंटू सिग्मा बाई रूट एन इज 1 माइनस अल्फा इंटू 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेटर फॉर म्यू। सो बेसिकली ये एसिमेट्रिक इंटरवल एस्टिमेशन होता है। जो अब तक हमने पढ़े वो सिमेट्रिक इंटरवल एस्टिमेशन थे, जिसमें अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों बराबर होते थे अल्फा बाई 2 के। तो कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं। चलिए, अब इसके बी पार्ट में क्या कह रहा है मेरे बच्चों वो हमसे, बी पार्ट में कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू है 0.05, अल्फा 1 है अल्फा बाई 4, अल्फा 2 है 3 अल्फा बाई 4। डज दिस रिजल्ट इन ए नैरोवर और वाइडर इंटरवल देन द इंटरवल गिवन इन 7.5। मतलब जो सिमेट्रिक इंटरवल है, क्या ये उससे नैरो बनेगा या उससे वाइडर बनेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो सारी इंफॉर्मेशन मैं एक बार कलेक्ट कर लेता हूं। सबसे पहले तो मेरे पास जो जेड अल्फा 1 बनेगा विच इज जेड 0 अल्फा 1 किसके बराबर दिया है उसने, अल्फा बाई 4, और अल्फा कितना है, अल्फा 1 है मेरे पास, अल्फा है 0.05 और अल्फा 1 बनेगा 1.25। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू जेड टाइम्स 0.0125 और इसकी वैल्यू बनती है 2.24 मेरे बच्चों। क्योंकि ये वैल्यू ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जेड अल्फा बाई 2 दिस इज इक्वल टू जेड 0.0375। नाउ दिस इज इक्वल टू 1.78 मेरे बच्चों बनेगी। तो अब आप अगर इसका इंटरवल एस्टिमेशन निकालना चाहेंगे, तो जो मेरा अपर लिमिट
बनेगी या लोअर लिमिट में मेरी बनेगी वो 2.24 प्लस 1.78 इंटू सिग्मा बाई रूट एन के कोरस्पॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि एक वैल्यू मेरी यहां से मिल जाएगी मुझे और एक वैल्यू मुझे नीचे वाले से मिल जाएगी। ठीक है, तो जो मेरी विड्थ बनेगी, ठीक, वो बनेगी 4.02 इंटू सिग्मा बाई रूट एन। ठीक है, और जो मेरी पहले विड्थ थी, जो मेरी पहले विड्थ थी वो किसके बराबर थी? सिमेट्रिक जब मैं ले रहा था तो 3.92 इंटू सिग्मा बाई रूट एन, ये विड्थ थी। तो अब जो मेरा है, जो इंटरवल है, वो मेरा ऑब्वियसली बात है वाइडर इंटरवल बन जाएगा। जितना सिमेट्रिसिटी की तरफ जाएंगे उतना ही नैरोवर इंटरवल आपका मेरे बच्चों बनेगा। ठीक है, होप सो मेरे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।